कोई रिसर्च रिपोर्ट पे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप रफ्तार नाउ देख रहे हैं। पिछले कुछ माह से बल्कि एक साल ही हो चला है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है हिस्टोरिकल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और मादी में इंडेक्स कभी इस सतह पर नहीं गया। और इसकी क्या वजूहत हैं? क्या बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये एक बबल है जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और स्टॉक मार्केट हमारी क्रैश हो सकती है। क्या वाकई ऐसा है या वाकई ही स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स की बुनियाद पे खड़ी है और इतना ऊपर जाने के पीछे कोई ना कोई रीज़न है? आज हम इसी को डिस्कस करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के फाउंडर और सीईओ जनाब मोहम्मद सोहेल साहब। सोहेल भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा सोहेल भाई, मार्केट हिस्टोरिक हाई को छू रही है, तो मुझे ये बताइए कि क्या वाकई ही ये कोई बबल है, कभी भी ब्लास्ट हो जाएगा, या हम तसल्ली रखें मार्केट जो है वो फंडामेंटल्स पर चल रही है? इसमें थैंक यू वेरी मच। देखें, ये आपकी बात सही है कि मार्केट जो कम अरसे में बहुत ज़्यादा बढ़ी है और मुझे नहीं लगता कि 70 साल हिस्ट्री में 1.5 साल में मार्केट 3 गुना हो जाए। तो ये कोई 40,000 से 1,15,16,000 हो गई है, कोई लगभग 180-170% का रिटर्न है। इतने कम अरसे में इतना रिटर्न नहीं हुआ है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इतना रिटर्न हुआ क्यों है। क्योंकि जब मार्केट 40,000 थी तो हालात जैसे हुए थे ऐसे शायद हालात पिछले 20-30 साल में हुए ना हों। लेट 90s में हुए थे जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ था। इसके बाद कोई ऐसे हालात हुए नहीं थे। तो हालात का आप अंदाज़ा ये लगाएं कि जितने शायद मुल्क के हालात ख़राब थे, मार्केट के हालात उससे ज़्यादा ख़राब थे। मतलब मार्केट का पी 2-2.5 हो गया था। उसी टाइम घाना, श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट कर दिया था, उनका पी 5-6 था। हम भी परेशान थे, काफ़ी और लोग भी परेशान थे कि एक मुल्क जो डिफ़ॉल्ट हो गया है उसका प्राइसेस पाकिस्तान से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर पाकिस्तान ने आईएमएफ का शॉर्ट टर्म प्रोग्राम लिया, फिर पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म प्रोग्राम लिया, फिर इलेक्शन हो गए। तो जिस तेज़ी से हालात तब्दील हुए हैं डिफ़ॉल्ट से स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी से अभी हम ग्रेजुअल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, वो हालात कभी ऐसे चेंज हुए नहीं है। तो स्टॉक मार्केट उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। जहाँ तक आप कह रहे हैं बबल, लेकिन करेक्शन आते रहते हैं, मगर बबल तो जब होता है कि जब एक चीज़ अचानक से 30-40% गिर जाए रातों रात या कुछ दिनों में। मुझे नहीं लगता कि ये बबल है। ये ज़रूर है कि यूफोरिया हो गया है। पहले तो हम कह रहे थे रिकवरी है, फिर हम कह रहे थे बुल रन है, अब कुछ कुछ यूफोरिया भी हो गया है। 500 अकाउंट दिन के खुल रहे हैं, काफ़ी लोग। यूफोरिया ये क्या होता है, ज़रा समझाइएगा हमारे लिए। यूफोरिया ये होती है कि आपने बहुत ओवर एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा लोग ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं। और पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में भी जब एक चीज़ में रिटर्न इतना बढ़ जाता है, चाहे वो गोल्ड हो, ऑयल हो, सिल्वर हो, बिटकॉइन हो, जो भी हो, तो फिर वो भी लोग आ जाते हैं जो शायद इतने ज़्यादा उस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि जो 500 अकाउंट रोज़ से खुल रहे हैं उसमें से, और ये ज़्यादातर शायद छोटे अकाउंट होंगे, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, या उसको हम नहीं कह सकते कि वो क्वालिफाइड एजुकेटेड इन्वेस्टर्स हैं। तो उसकी वजह से मार्केट में डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं कि मार्केट जितनी बढ़नी चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर करेक्शंस आती हैं। तो ये जो है ना, हमने पिछले 1 माह में देखा है कि ये चीज़ ज़्यादा हुई है। बहुत अकाउंट्स खुल रहे हैं, बहुत नया नया इन्वेस्टर्स आ रहा है, और यही रीज़न है कि 50 अरब से ज़्यादा का एक दिन में काम हो रहा है, जो रिकॉर्ड हाई है। और 2023 का एवरेज था 10 अरब, 2024 जो भी ख़त्म हो रहा है उसका कोई 23 अरब के करीब है। तो आप हिसाब लगाएं, पिछले साल के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम भी हो गया है। तो सुहेल भाई, अभी आपने कहा कि रोज के 500 अकाउंट खुल रहे हैं, तो कोई अगर डेटा है आपके पास कि कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है और पिछले 2-3 महीने में कितने अकाउंट खुले हैं, कुछ नंबर हैं तो शेयर कीजिए। देखें, अकाउंट खुलने का और अकाउंट बंद होने का डेटा आता है तो 10,000 के करीब एवरेज अकाउंट पिछले 2-3 माह से खुल रहे हैं। तो पर मंथ तो 21-22 दिन मार्केट खुलती है। और अभी चूंकि सब चीज़ सेंट्रलाइज है, नेशनल क्लियरिंग अकाउंट खोल रहा होता है, तो वो 500 के करीब एवरेज बनती है। अब कितने वो अमाउंट ला रहे हैं उसका अंदाज़ा तो नहीं है, मगर ये ज़्यादातर स्मॉल एंड मीडियम साइज़ के हैं। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में वैसे ही एक्टिव थे, अगर इनएक्टिव भी थे तो उनके अकाउंट्स खुले हुए थे। तो पैसा तो आ रहा है, मगर पिछले 3 माह में मार्केट कोई 30-35% बढ़ी है, ये सबसे ज़्यादा और बहुत वॉल्यूम के साथ बढ़ी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा हमने आते हुए देखा है वो म्यूचुअल फ़ंड की तरफ से, लोकल म्यूचुअल फ़ंड, जिन्होंने पिछले 3-4 माह में कोई 50-60 अरब रुपए की बाइंग की है। और उसका रीज़न ये है कि पिछले 2-3 साल से
जो भी पैसा आ रहा था, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज डल थी, तो वो ज़्यादातर फिक्स्ड इनकम फंड्स में जा रहा था, जहाँ पे रिटर्न 20-22% हुआ करते इंटरेस्ट रेट थे। बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो डबल हो गए हैं, कहीं कहीं ट्रिपल हो गए हैं। तो उसमें से कुछ लोग जिनको 20-22% रिटर्न अच्छा लगता था, उनको अब 10-11% का रिटर्न अच्छा नहीं लगता, तो वो थोड़ा सा कन्वर्जन आ रही है। और हमारा ख्याल है कि अगर मुल्क के सियासी माशी हालात सही रहे, तो अगले, हमारे एनालिस्ट ने रिपोर्ट भी की है, अगले 12 माह में ये 130-150 अरब के लगभग और इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स की तरफ से आ रही है। अच्छा, एक ये ऑन द पॉजिटिव साइड ये अच्छी बात है कि लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहे हैं, क्योंकि हमारा ख्याल भी ये है कि एक आम आदमी को, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, उसको बेहतर है कि वो पूल में आए, एक ऐसे लोग को पैसा दे जो समझदार हैं और पूल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि उसका रिस्क जो है वो मिटिगेट हो। तो अकाउंट्स मैंने आपको बताया 500 से ज़्यादा पर डे खुल रहे हैं, और पैसा जो है उन अकाउंट्स में कितना आ रहा है इसका तो डेटा नहीं अवेलेबल, बट ये नेशनल क्लियरिंग के डेटा से जाहिर है कि ज़्यादातर पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रही है, जिसने मार्केट को कोई 30-35% पिछले 4 माह में बढ़ा दिया है। आपकी इदारे की कोई रिसर्च रिपोर्ट वगैरह है या कोई प्रेडिक्शन है, जैसे अक्सर ब्रोकेज हाउसेस करते रहते हैं कि ये स्टॉक यहाँ चला जाएगा, ये इंडेक्स यहाँ चला जाएगा, तो इंडेक्स को लेकर आप अपनी कोई रिसर्च वगैरह तो शेयर करें, जी, कहाँ तक जा सकता हर है साल हमारी सालाना स्ट्रैटेजी आती है नवंबर-दिसंबर में। नवंबर में जब हमने स्ट्रैटेजी रिपोर्ट निकाली थी, तो 90-92 हज़ार का इंडेक्स था। हमने कहा था 1,27,000 हो जाएगा, और इतनी तेज़ी से मार्केट बढ़ी है कि 1,12,13 हज़ार वैसे ही हो गया है। हमारी इसमें अजम्पशन कंजर्वेटिव है कि पाकिस्तान पिछले जो 10-12 साल हैं उसमें बहुत अच्छे साल भी थे, बहुत बुरे साल भी थे। इनफैक्ट पिछले 5-6 साल तो बहुत ही बुरे थे। तो एवरेज पी पाकिस्तान का 7 के करीब रहा है। हमारा ये ख्याल था कि हम इस साल 2025 में प्राइस अर्निंग 6 हो जाएगा, फिर 2026 में 7 हो जाएगा। तो 6 की बेस पे हमने निकाला था कि 1,27,000 हो जाएगा। मगर जिस तरह मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है और मुल्क के माशी हालात भी थोड़े से तवक्कुआत से तेज़ी से बेहतर हो रहे हैं, तो मैं परेशान नहीं होऊंगा कि अगर पाकिस्तान की रेटिंग इम्प्रूव हो जाती है और इंटरेस्ट रेट कम रहते हैं, तो कि 7 का पी अगले साल आ जाए। तो हमारे एनालिस्ट का कहना है कि अगर हम पी हिस्टोरिकल पे चले जाते हैं जो 7 है, तो फिर शायद मार्केट 1.5 लाख तक पहुंच सकती है अगले साल। मगर पाकिस्तान में हमने देखा है, स्पेशली हमारा तजुर्बा 3-4 साल का ये रहा है कि रिस्क बहुत हैं अभी भी, चाहे वो सियासी हो या माशी हो। इसलिए अगर मार्केट ग्रेजुअल बढ़े, 5 का पी, फिर 6 का पी, फिर 7 का पी हो, तो ज़्यादा बेहतर है रादर देन 2 के पी से विद इन 2 ईयर 7 का पी आ जाए। तो सिर्फ जैसे भी आपने कहा कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा तेज़ी से मार्केट बढ़ी है, मतलब आप लोग तवक्को तो कर रहे थे मगर इतनी जल्दी ये टारगेट अचीव हो जाएंगे ये नहीं कर रहे थे। तो इसी तरह इस तरह के सवालात एक आम जो स्टॉक मार्केट में काम करता है या जो स्टॉक मार्केट को देख रहा है उसके जहन में भी है कि यार ये इतनी तेज़ी से एक चीज़ ऊपर चली गई है, तो वो जाहिर सी बात है कि फिर एक डर तो रहता है ना कि एकदम से नीचे आएगी या बहुत कोई हैवी करेक्शन ले ली तो स्ट्रक हो जाएंगे। तो ये डर क्या वाकई ये मार्केट में मौजूद है या इस वक्त मार्केट जो है वो अच्छी उस पर है, न्यू एंट्री भी ली जा सकती है? नहीं, देखें, ये डर भी मौजूद है, दोनों अलग अलग सवाल है। न्यू एंट्री अलग सवाल है। डर मौजूद है जिसका हमने देखा है पिछले 2-4 हफ्तों में एक शदीद करेक्शन आती है, 3-4 हज़ार पॉइंट तो वैसे ही गिर जाती है। इतना बड़ा इंडेक्स हो गया हाँ, तो 3-4% बनता है, मगर 3-4% रिलेटिव टर्म्स में भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके आई थिंक 2-3 रीज़न है। एक तो रीज़न ये कि मार्केट जब बढ़ जाती है तो वॉलेटाइल वैसे ही हो जाती है ना, 40,000 का 1,16,000 हो जाना। फिर मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर्स बहुत नए आ गए हैं और शायद इतनी ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है, तो वो फिर भेड़ चाल, देखा देखी, मोमेंटम, टेक्निकल्स पे काम करते हैं, तो फिर वो अपने फैसलों को भी बहुत चेंज कर देते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग बढ़ गई है। और तीसरा जो टेक्निकल है वो हमें समझने की ज़रूरत है कि सर्किट ब्रेकर है कि एक दिन में शेयर कितना बढ़ सकता है, घट सकता है। वो 5% हुआ करता था कुछ साल पहले, अब 10% हो गया है, तो वो भी वॉलेटिलिटी को बढ़ाता है। और ये एक अच्छी बात है कि सर्किट ब्रेकर या तो नहीं होने चाहिए या बड़े एक्सटेंडेड होने चाहिए, ताकि प्राइस डिस्कवरी हो सके। तो ये जो है। और दूसरा आपने कहा कि, दूसरा सवाल आपका क्या था सर? कि अगर कोई न्यू एंट्री हाँ, लेता है तो इस लेवल पे स्ट्रक होने का डर देखिए, न्यू एंट्री के लिए हमारा ख्याल है कि उसको थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए, केयरफुली अच्छे स्टॉक, अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स देखने चाहिए। अब कुछ ऐसे हैं शेयर जो बहुत ही कम प्राइस पे थे और वो 10-10 गुना, 20-20 गुना बढ़ गए हैं।
तो इससे मुतासर नहीं होना चाहिए कि यार ये तो रोज़ाना 10% बढ़ जाता है, ये तो रोज़ाना 6% बढ़ जाता है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप ख़रीदेंगे तो उसके अगले 5 दिन भी वो रोज़ाना 5% बढ़ेगा। तो बेहतर यही है कि थोड़ा-सा तज्ज़िया कर लिया जाए कि किसकी अर्निंग्स क्या हैं, किसका हिस्टोरिकल पे आउट क्या है, और ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट की जाए। इसके साथ ज़रा-सा मुल्क के माशी हालात, सियासी हालात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, और हमारा अपनी रिपोर्ट में हमने लिखा भी था कि 2025 में 2-3 बड़े की ड्राइवर्स होंगे जो मार्केट को हिला सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा आई थिंक ड्राइवर होगा कि आईएमएफ का रिव्यू है मार्च में। तो पाकिस्तान आईएमएफ का रिव्यू पास कर लेता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। फिर पाकिस्तान में पॉलिटिकल हालात अनसर्टन है, वहाँ पे क्या होता है उसको देखने की बात है। और लास्टली जो पाकिस्तान के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी एक अननोन चीज़ है, वो है यूएस के नए प्रेसिडेंट साहब की क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं पाकिस्तान के लिए भी। फिर जो ओवरऑल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है जिसमें उनका ख्याल है कि वो इंपोर्ट्स पे ड्यूटीज़ लगा देंगे, चाइनीज़ इंपोर्ट्स पे लगा देंगे, तो उसकी इम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। तो जो नया एंट्रेंट है उसको इसीलिए थोड़ा सा समझदारी के साथ ग्रेजुअल एंट्री करनी चाहिए, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। एक ये भी लोग ख्याल करते हैं कि स्टॉक मार्केट में सट्टा होता है, तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि क्या वाकई कुछ शेयर्स में या कुछ ब्रोकेज हाउस मिलके तय करते हैं कि ये ऊपर लेके जाना है तो ऊपर ले जाते हैं, नीचे लेके जाना है तो नीचे ले जाते हैं, इसमें क्या सदा? इसमें 3 अलग-अलग चीज़ें, एक है इन्वेस्टमेंट, एक है स्पेकुलेशन और एक है मैनिपुलेशन। शायद आप जो जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं सट्टा, शायद वो आप उसको ये कर रहे होंगे कि मैनिपुलेट किया जा रहा है कि एक एवरेज चीज़ को बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है, वॉल्यूम को बढ़ाया जा रहा है, शेयर प्राइस को बढ़ाया जा रहा है। देखें ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत होती होंगी और होती हैं, बट ओवर द लास्ट 20 ईयर्स रेगुलेशंस, ओवरसाइट रेगुलेटर की बड़ी सख्त हो गई है। स्टॉक ब्रोकर्स का मार्जिन बड़ा सख्त हो गया है, उन पे बहुत रेगुलेशन हैं। इन्वेस्टर्स पे भी बड़ी सख्तियाँ हो गई हैं। SECP डायरेक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकता है, बहुत सारे पावर्स आ गए हैं। तो ये कहना कि ये मैनिपुलेशन नहीं होती ये भी गलत है, बट मेरे ख्याल में बहुत कम हो गई है। जहाँ तक स्पेकुलेशन है, ये स्पेकुलेशन तो पार्ट ऑफ पार्सल है, स्पेकुलेशन से तो मार्केट चलती है। स्पेकुलेशन यही है कि आपने कहा कि ट्रम्प साहब आ जाएंगे तो चाइना पे ड्यूटीज़ लगा देंगे, हुआ तो नहीं है ना, आप स्पेकुलेट कर रहे हैं। आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, उसकी 13 किस्तें हैं, 12 किस्तों के पास आपने स्पेकुलेट करने शुरू किया कि हीरो के साथ ये हो जाएगा, हीरो। तो आई थिंक वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी मार्केट, और स्पेकुलेशन ही होती है, इसको हम फोरकास्टिंग ही कह सकते हैं कि कल ये हो जाएगा या कल अर्निंग ये आएगी, मेरा ख्याल है। तो वो स्पेकुलेशन या एनालिसिस या एस्टिमेट ये एक साथ ही चलते हैं। और एक प्योर इन्वेस्टमेंट होती है कि किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दी साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने मार खाई है। इतना वॉलेटाइल रहा है मार्केट, और कॉन्ट्ररी टू परसेप्शन हमारा लॉन्ग टर्म मार्केट का रिटर्न इतना अच्छा रहा नहीं है। हमारा पाकिस्तान मार्केट का अगर हम लॉन्ग टर्म का रिटर्न निकालें तो 17-18% बढ़ता है, इंडिया का भी 17-18 बनता है, मगर डॉलर में रिटर्न निकालें तो ये 8-9 बनता है। लॉन्ग टर्म से आपका मतलब क्या है? 5 साल, 10 साल? इसके बहुत सारे फार्मूला आप कर लें। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि 5, 10, 15, 20, 25 सबके निकाल लें और सबका एवरेज भी निकाल लें, तो ये 18% बनता है। हमने जब 90s में और लेट 90s में शुरू किया था उस वक्त भी यही था, उस वक्त भी स्टडीज थी स्टेट बैंक की पिछले 20-30 साल की। तो 20-30 साल का एवरेज लें और 2-3 तरीके से एवरेज लें तो वो लॉन्ग टर्म होता है। 5 साल का नहीं लिया जाता, 10 साल डिसेंट है, कम से कम 10 साल होना चाहिए। तो ये 17-18 बनता है, इंडिया का 17-18 है, मगर हम पाकिस्तान का जब डॉलर में करते हैं तो वो 8-9 बनता है, इंडिया का ज़्यादा बनता है। तो कोई डॉलर में रिटर्न इतना अच्छा नहीं है। तो पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टर बेस छोटी है, पाकिस्तान का मार्केट कैप बहुत कम है, पाकिस्तान ने कैपिटल मार्केट ने वो डेवलपमेंट नहीं की जो कर सकता था, और दो रिफॉर्म्स वाइज, सिस्टम वाइज हम काफ़ी बेहतर हैं, उसका रीज़न ये है कि कंसिस्टेंट रिटर्न्स ही हैं। अब हम देखें इस साल मार्केट 80% बढ़ी है, दुनिया की सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है ब्लूमबर्ग के हिसाब से। 18 माह में ये बेस्ट परफॉर्मिंग है दुनिया की, 170% का रिटर्न है। मगर अगर 2 साल पहले देखें तो वर्स्ट परफॉर्मिंग थी, और 6-7 साल देखें 2017 से लेकर 22 तक तो मार्केट का हाल ही बहुत बुरा था।
तो ये इनकंसिस्टेंसी रिटर्न्स की जो है ये इन्वेस्टर्स को भी दूर कर रही है, ट्रस्ट डेफिसिट भी बढ़ा रही है, और जो मेन काम है स्टॉक मार्केट का, कैपिटल फॉर्मेशन, जिस जो आईपीओज होते हैं, राइट शेयर होते हैं, वो भी सफ़र कर रहे हैं इस इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से। सुहेल भाई, अभी आपने बताया कि 500 रोज नए अकाउंट खुल रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये पैसा कहाँ का आ रहा है? क्या प्रॉपर्टी का पैसा आ रहा है, लोग प्रॉपर्टी से निकाल के लेके आ रहे हैं, या जो बैंकों में इंटरेस्ट रेट कम हुआ है बैंकों से निकल के आ रहा है, आ कहाँ से रहा है? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब देखिए, पिछले 2-3 साल जो पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब रहे और पाकिस्तान ने 8,000 अरब का 2-3 साल फिस्कल डेफिसिट किया, बाहर से पैसा आ नहीं रहा था, तो वो सारा पैसा यहाँ पे प्रिंट हुआ है ओएमओ के ज़रिए, ये वटेवर, इसलिए महंगाई बढ़ी। जिसके लिए महंगाई बढ़ी है, मनी सप्लाई बढ़ी है। तो वो मनी सप्लाई पिछले 2 साल से तो हुकूमत खुद ही खा रही थी ना, खुद अपना डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रही थी। अब देखें, हुकूमत ने 6 माह में बोरोइंग ख़त्म कर दी है, क्योंकि स्टेट बैंक का भी प्रॉफिट आ गया है, बाहर से भी पैसे आ गए हैं, तो ये पैसा जगह ढूंढ रहा है। तो वो जगह पहले उनको मिली हुई थी म्यूचुअल फंड में, इंटरेस्ट रेट्स हाई थे। अब इंटरेस्ट रेट कम है तो लोगों को पैसा कहीं ना कहीं तो लगाना है, और ये पैसा जो है अगर बिजनेस में जाता है या किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में जाता है तो उसमें टाइम लगता है, तो शॉर्ट टर्म पैसों को पार्क करना ज़रूरी है। तो जो 2016-17 में स्टॉक मार्केट में जो तेज़ी थी और अभी इसमें फ़र्क ये है कि उस वक्त पैसा पार्क करने की या पैसा इन्वेस्ट करने की बहुत सारी जगहें थी। 16-17 तक आप वॉक इन जाएँ किसी करेंसी एक्सचेंज कंपनी में, $20,000 ले लें, वो दे देता था, कोई कुछ नहीं। अभी तो नामुमकिन है, ट्रैवलर के लिए परेशानी है, एक आम इन्वेस्टर ले ही नहीं सकता। फिर लोग डॉलर अकाउंट खुला लेते थे बड़े आसानी से, वो भी मुश्किल है। फिर लोग बियरर प्राइस बॉन्ड ले लेते थे कि यार पैसा छुप भी जाएगा, उस पर इनाम भी लग जाएगा, वो भी ख़त्म हो गया है। और प्रॉपर्टीज़ ख़त्म तो नहीं हुई है, मगर सख्ती बहुत हो गई है ना। पहले तो फाइल्स का काम बहुत बड़े पैमाने पे होता था, 16 वैल्यू बढ़ गई, टैक्स बढ़ गया, फिर एफबीआर वैल्यू बढ़ गई, फिर जब आप रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो वहाँ पे कंप्लाइंस होती है, फिर सीजीटी लग गया। तो जो स्टॉक मार्केट में मैंने कहा ना, जो यूफोरिया है, जो 50 अरब रुपए का रोज़ाना काम हो रहा है पिछले 2-3 माह से, और 500 से ज़्यादा अकाउंट खुल रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि जो पिछले कुछ सालों में मनी सप्लाई आई, जो चली गई हुकूमत के पास, जिस पे हुकूमत 20-22% देती थी, अभी हुकूमत 11-12% भी नहीं दे रही है, और कभी बोरो करती है कभी नहीं करती, और दूसरे एवेन्यूज़ में सख्ती हो गई। तो वो सारा जो एवेन्यूज़ हैं वो स्टॉक मार्केट की तरफ सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि ये 2025 में स्टॉक मार्केट ने बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है। सर भाई, अभी हम नए आने वालों की बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि नए आने वाले आएँ तो ज़रा एहतियात से आएँ, ब्लू चिप्स में जाएँ, उन स्टॉक्स को लें जो डिविडेंड वगैरह देते हैं। मगर सर भाई, एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या डिविडेंड स्टॉक्स भी हम आंखें बंद करके ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल ओजीडीसी है, 2014 में शायद ₹250 का था, आज जो है वो उसी रेट पर है दोबारा। तो जिसने अगर वो 8-10 साल पहले लिया था, आज भी उसी रेट पर है, तो उसको मिला क्या सर सिवाय डिविडेंड? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ डिविडेंड एक क्राइटेरिया नहीं है। मेरे कहने का मकसद है कि ये स्टॉक मार्केट के लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, और एक आम सी नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, ख़ास नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए हम कहते हैं क्वालिफाइड इन्वेस्टर हो, और अगर क्वालिफाइड नहीं है तो उसको बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक फाइनेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशोज़ आने चाहिए। तो अगर ओजीडीसी का कहा तो बिल्कुल सही है, ओजीडीसी बहुत तो अच्छा, एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सी एग्जांपल। हाँ, बहुत अच्छा डिविडेंड देता था 10 साल पहले, अभी बुरा देता है क्योंकि उसके पैसे फंसे रहे सर्कुलर डेट की वजह से, मगर अब पैसे आने शुरू हो गए। तो उसको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, उसको रिसर्च एटलीस्ट पढ़ने आनी चाहिए, रिसर्च करनी तो अलग बात है, एटलीस्ट पढ़ने और समझने आनी चाहिए। इसीलिए मेरा मशवरा ये है कि जो बहुत छोटा इन्वेस्टर्स है उसको अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए, और वहाँ भी स्टॉक फंड से बेहतर है बैलेंस फंड लिया जाए कि इंटरेस्ट रिटर्न भी मिले जो है फिक्स, और ये भी मिले, और उसको लर्न करना चाहिए। फिर कुछ अरसे के बाद जब वो उसकी लर्निंग हो जाए, फंड मैनेजर्स अपनी सब मंथली रिपोर्ट निकालते हैं, रिसर्च रिपोर्ट सब फ्रीली अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे। फिर कुछ अरसे के बाद जब वो थोड़ा मैच्योर हो जाए, इन्वेस्टमेंट्स को समझ जाए, फिर उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसका कोई शॉर्टकट देखें फार्मूला नहीं है कि इतना डिविडेंड हो तो ये हो, ये बहुत सारी चीज़ें, आज डिविडेंड दे रहा है कल नहीं देगा। जो कंपनी है बढ़े जा रही है, लोग परेशान हैं यार ये तो डिविडेंड ही नहीं देती, फिर उसने डिविडेंड दे दिया। तो जो एजुकेटेड इन्वेस्टर्स है वो फिर कंपनी से भी मिलता है, उसकी बैलेंस शीट भी पढ़ता है, उसको पता होता है कि अब ये कंपनी 12 साल से डिविडेंड नहीं दे रही थी मगर 13 साल डिविडेंड दे देगी,
तो वो उसको ख़रीद लेता है। तो उसमें ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है कि आप उठे और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। सारी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो वैसा ही है जैसे कोई शादी का रिश्ता है, जितनी आप तहकीकात उसके लिए करते हैं, जितनी आप किराए के घर के लिए करते हैं, जितनी आप एक गाड़ी खरीदने के लिए मेहनत करते हैं, उससे ज़्यादा मेहनत आपको शेयर खरीदने के लिए करनी चाहिए। अच्छा, एक पुरानी कहावत है कि स्टॉक मार्केट को लोग बहन का घर कहते हैं। तो हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ जो इन्वेस्ट करने जाता है दे के ही आता है, लेके नहीं आता। 95% लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं लुट के निकलते हैं, यानी कि नाकाम रहते हैं, एक एवरेज है। तो इसका क्या रीज़न है आपके ख्याल में? देखिए अनएजुकेटेड जो है वो उनको लॉस होता होगा। और पाकिस्तान में जिस तरह मैंने कहा आपको, हिस्ट्री इनकंसिस्टेंट रिटर्न की रही है। पिछले 12-18 महीने तो बहुत ही अच्छे थे, पिछले कोई 7-8 साल अच्छे नहीं थे। मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म रिटर्न 17-18% है रुपी टर्म्स में, मगर डॉलर टर्म जो डिसेंट लगता है, डॉलर टर्म्स में 8-9% कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है। तो पाकिस्तान के केस में ये हुआ होगा कि अनएजुकेटेड को तो बहुत लॉस हुआ होगा, कुछ समझदार थे उनको भी, मैं ये तो नहीं कहूँगा लॉस हुआ होगा, लॉन्ग टर्म में उनका फ़ायदा इतना नहीं हुआ होगा जितना वो चाहते थे। बट यही जिस तरह मैंने कहा कि लॉस जब होता है कि जब आप हर्ड मेंटालिटी पे और टेक्निकल्स पे और मोमेंटम पे और सुनी सुनाई बातों पे, और शादी में गए वहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे ये शेयर ले लो तो मैंने ये शेयर ले लिया, इस तरह से इफ़ेक्ट होता है। तो बेहतर ये है कि कैलकुलेटेड एक रैशनल समझ के फैसला किया जाए, रिसर्च को पढ़ के फैसला किया जाए, और बेहतर है कि जिसको नॉलेज नहीं है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करे। अच्छा सुहेल भाई, ये जो इंडेक्स यहाँ तक पहुँच गया है, तो इसके पीछे कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है? क्योंकि फीपीलीपी डेटा आता है तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें तो कोई खास नंबर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तो नहीं है। ये जो इंडेक्स यहाँ तक पहुँचा है, ये टोटली हमारी लोकल इन्वेस्टमेंट है सर? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। 2024 में जब मार्केट ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिसको नेशनल क्लियरिंग फॉरेन कॉर्पोरेट कैटेगरी में डालते हैं, उसमें आउटफ्लो हुआ है। तो बज़ाहिर तो लगता है कि पैसा निकला है। अच्छा मैं आपको फॉरेन इन्वेस्टर का? फॉरेन इन्वेस्टर का उसमें हुआ ये है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान। एक पैसिव होते हैं जो रिसर्च नहीं करते, वो एक इंडेक्स को, चाहे वो MSCI है, फुटसी है, उसको फॉलो करते हैं, और वो इंडेक्स में टॉप की 10-12 कंपनियां होती हैं। तो पाकिस्तान को फुटसी ने भी इस साल डाउनग्रेड कर दिया, MSCI पहले डाउनग्रेड कर दिया था। फिर कुछ ETF थे पाकिस्तान के, वो उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया। तो जो पैसिव इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने हमारे हिसाब से $200 मिलियन के शेयर फ़रोख्त किए हैं, और उनका रीज़न जो है वो ये है कि फुटसी ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया टू फ्रंटियर मार्केट। MSCI पहले कर चुका था, 1-2 ETFs हैं वो बंद हो गए हैं, मगर उसके कॉन्ट्ररी कोई 100-150 मिलियन की बाइंग एक्टिव फॉरेन फंड्स ने की है। अब 2017 के बाद हमारे पास जितनी क्वेरीज आ रही हैं, जितनी कॉल्स हम अरेंज करा रहे हैं, जितना कॉर्पोरेट एक्सेस हम कर रहे हैं, जितनी कॉन्फ्रेंसेज हमने 2024 में कराई हैं, और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज लाइनअप हैं 2025 के लिए, तो बज़ाहिर हमें लग रहा है कि जो एक्टिव इन्वेस्टर्स है, जो समझदार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, वो 2024 में आए, पैसिव इन्वेस्टर गया है। और हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक मुझे लगता है अगले साल एलोकेशन जो है एक्टिव इन्वेस्टर्स की वो बढ़ेगी। तो अगले साल लोकल इन्वेस्टर्स के साथ फॉरेन इन्वेस्टर का भी मुझे लगता है पैसा पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में आएगा। अच्छा सुहेल भाई, एक किसी भी मुल्क की इकनॉमी को जो है वो मुस्तहकम करने के लिए सियासी जो माहौल होता है उसका भी बड़ा किरदार होता है। तो ये तो सभी जानते हैं कि मुल्क में जो है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। अभी लास्ट टाइम भी हमने देखा कि धरने का जब वो मार्च का ऐलान हुआ था, पीटीआई का प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो मार्केट उसी दिन 3-4 हज़ार पॉइंट नीचे आ गई थी। तो आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है ये भी जो है वो मार्केट को डैमेज कर सकती है? देखिए पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा जो रिस्क है पिछले 10-12 साल के तजुर्बे से हमें लगता है ही पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिक्स ही है जो इकोनॉमिक्स को चेंज करती है, इकोनॉमिक्स ही है जो स्टॉक मार्केट को चेंज करती है और पाकिस्तान के परसेप्शन को चेंज करती है। तो मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि पॉलिटिकल रिस्क जो है वो सबसे बड़ा रिस्क है। मार्केट के लिए कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती है, मगर हमारा तो ये कहना है कि पाकिस्तान के केस में तो अगर कंटिन्यूटी हो, बुरी हुकूमत भी हो, तो बेहतर है अनसर्टेनिटी वाली अच्छी हुकूमत से। तो हमने देखा जब भी पाकिस्तान में एक ही हुकूमत, एक ही वज़ीर आज़म लंबा टाइम गुजारता है,
और एक ही लीडर्स लंबा टाइम गुजारते हैं तो इकोनॉमी भी बेहतर हो जाती है, स्टॉक मार्केट भी बेहतर हो जाती है। तो अभी पिछले कोई जब से नई हुकूमत आई है तो स्टेबिलिटी है बज़ाहिर नज़र भी आ रही है, मगर जिस तरह मैंने कहा कि ये माहौल चेंज भी हो सकता है। यूएस प्रेसिडेंट आते हैं तो उसके ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए सियासी इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट के लिए इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जो ये ज़रूरी नहीं है कि ये रिस्क हो, ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिट भी हो सकता है, मगर ये रिस्क ज़रूर है कि कोई भी पॉलिटिकल डिसरप्शन या हादसा या पॉलिटिकल चेंज शॉर्ट टर्म में मार्केट को मुतासिर कर सकता है। क्या इमरान खान का जेल में रहने को भी मार्केट जो है वो लाइक कर रही है? क्योंकि लास्ट टाइम जब वो ऐलान हुआ था प्रोटेस्ट का, उसके बाद हमने देखा मार्केट नीचे आई। तो आपको लगता है कि जो हमारे इन्वेस्टर हैं ये भी यही चाहते हैं कि मतलब अब जिस समत में ये हुकूमत चल रही है चलने दें, ताकि मार्केट तो स्टेबल रहे? देखिए, मैंने आपको कहा ना, स्टॉक मार्केट या स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए कोई लीडर, कोई पार्टी अहमियत नहीं होती, इसको स्टेबिलिटी चाहिए। जिस तरह मैंने कहा कि एक कंटिन्यूटी वाली हुकूमत, एक की हुकूमत कंटिन्यू करे, स्टेबल हो। अगर वो बहुत अच्छे फ़ैसले कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। वो फ़ैसले नहीं कर रही और कंटिन्यूटी है तो भी अच्छी बात है। वो फ़ैसले बुरे कर रही है और कंटिन्यू कर रही है तो भी एवरेज बात है। जहाँ पे डिसरप्शन होगी, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ में लड़ाई होगी, और हमने देखा है कि उस लड़ाई के लिए वो फिर ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ करते हैं जो शॉर्ट टर्म में तो अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म में आपको वो 18 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट कर देती हैं। फिर आपको रिज़र्व 20 बिलियन से 3 बिलियन हो जाते हैं, फिर आपकी रेटिंग गिर जाती है, फिर लोग पैसा दुनिया पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं। तो वो डिसरप्शंस, वो चीज़ें जिससे पॉलिटिशियंस आपस में लड़ें और इकॉनमी पे तवज्जो ना दें, वो चीज़ें जिससे हुकूमतें बार बार चेंज हो जाए, जिससे प्राइम मिनिस्टर बार बार चेंज होता है, जिससे फाइनेंस मिनिस्टर बार बार चेंज हो जाए, ये मार्केट को पसंद नहीं है। क्या पिछले 1-2 माह में, या कह लें कि 1 साल कह लेते हैं चलें इसको, क्रिप्टो का पैसा भी निकल के स्टॉक मार्केट में आया है? ये देखें, ये कहना मुश्किल है मेरा ख़्याल में। अब ये भी कहना मुश्किल है कि कितने क्रिप्टो में पैसा लग रहा है, क्या है। बट देखें, स्टॉक मार्केट में तो आपको पता है नो योर कस्टमर और ईएमएल रेगुलेशन बड़ी सख्त हो गई हैं। यहाँ तो एक लंबा प्रोसेस है अकाउंट ओपनिंग का, ड्यू डिलिजेंस होती है, फिर कंटिन्यूस ड्यू डिलिजेंस होती है, सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है। तो मुझे नहीं पता, बट मेरा ख़्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा वहाँ से पैसा नहीं आया होगा, क्योंकि जो सख्ती है इन टर्म्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम एंड एसेट्स क्लास क्या है, रिस्क क्या है, वो बहुत सख्त हो गया है। और इसीलिए आप देखें कि जब भी डॉक्यूमेंटेशन बढ़ती है, प्रॉपर्टी मार्केट गिर जाती है, करेंसी पे मसला होता है, स्टॉक मार्केट में मसला नहीं होता है। अब नया ये जो बिल आ रहा है जिसमें हुकूमत एलिजिबल फाइलर की डेफिनेशन ला रही है, तो स्टॉक मार्केट में इसका कोई असर नहीं आया है, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं वो फाइलर हैं, और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स वो हैं जिनका एक सोर्स ऑफ इनकम है। एक ऐसा बंदा जो करोड़ रुपए के शेयर ले रहा है, उसके ब्रोकर को पता है कि उसके पास करोड़ रुपए हैं, वरना वो उसको लेने ही नहीं देता। तो मेरे ख़्याल में क्रिप्टो का पैसा, मुझे नहीं लगता, मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है, बट मेरा तजुर्बा कहता है कि स्टॉक का पैसा क्रिप्टो में जा रहा है, क्रिप्टो का पैसा जा रहा होगा, मगर उसका क्वांटम इतना बड़ा नहीं होगा। सर भाई, अब मैं कुछ सेक्टर वाइज 1-2 चीज़ें पूछना चाहूँगा। जैसे हमारा पावर सेक्टर है, अभी हमने देखा कि जो बहुत से आईपीपी से मुलाकात भी हुए थे, नेगोशिएशंस हुई, फिर कुछ मुआहदे जो है वो दोबारा से होंगे या कुछ पैसे मिलेंगे। तो ये जो शेयर जिस प्राइसेस पे खड़े हुए हैं, तो इनमें क्या गिरावट आ सकती है? देखिए, ये अनसर्टेनिटी है, इसीलिए आईपीपीएस ने परफॉर्म नहीं किया है। अब 1994 के तो फैसले हो गए हैं, जो 2002 वगैरह की हैं उनकी बातचीत हो रही हैं, और उसमें भी कुछ के फैसले हो गए हैं, तो अर्निंग्स मुतासिर होंगी। फिर जो पुरानी कंपनीज़ हैं उनका टेक और पे मेथड भी चेंज हो रहा है, तो उसकी भी अनसर्टेनिटी होगी। तो इसीलिए आईपीपीएस कोई बहुत अच्छी एवेन्यूज़ अभी नहीं रहे। उसका एक तो रीज़न ये है कि डीवैल्यूएशन भी नहीं हो रही, पिछला 2024 हमारा स्टेबल गुजरा है। दूसरी जानिब ये है कि जो उनके रिटर्न थे, ईज़ी रिटर्न थे, वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब उनको जब प्रोड्यूस करेंगे बिजली तो ही वो देंगे। इसी वजह से मेरे ख़्याल में ये वो सेक्टर है जो हमारे 2025 की स्ट्रैटेजी में टॉप सेक्टर में शामिल नहीं है। ठीक है।
और आपकी ये जो रिसर्च रिपोर्ट है या जो आपकी हिकमत अमली वो है, तो उसमें टॉप अगर 2 अगर आप सेक्टर्स बताएँ जिसमें आपको लगता है कि ये देखिए, हमने हमने स्ट्रैटेजी में कहा था कि जो आम आदमी है उसकी क़ुव्वत ख़रीद बहुत गिर गई थी, बट इन्फ्लेशन कम होने से वो ग्रेजुअली बढ़ रही है। तो कोई अगर दवाई ख़रीदता था या कोई शैम्पू ख़रीदता था या कोई डिटर्जेंट ख़रीदता था या कोई दूध ख़रीदता था, उसके यूनिट 100 से 80 हो गए थे, बट अब 80 से 85, 85 से 90 हो रहे हैं। प्लस अ, जो महंगाई चूँकि कम हुई है, तो वो जो कंपनियाँ ये प्रोड्यूस कर रही हैं उनकी सेल भी बढ़ेगी, उनकी मार्जिन बढ़ेंगे। तो कंज्यूमर एंड फार्मास्यूटिकल एक सेक्टर था जो हम समझ रहे थे कि वो रिएक्ट करेगा, वो कर भी रहा है। दूसरा वो एनर्जी सेक्टर जो सर्कुलर डेट से मुतासिर था, जिसमें आपने कहा ओजीडीसी, पीपीएल, पाको, मारी वगैरह, अ, उनके हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं, क्योंकि बिजली गैस के रेट्स हुकूमत ने इतने बढ़ा दिए हैं कि आवाम जो है पैसा वो दे रही है और उनके पास जा रहा है, और सर्कुलर डेट जो नया है वो बनना ख़त्म हो गया है, तो उनके जो ना कैश पोजीशन काफ़ी बेहतर हो गई है। तो दूसरा ये सेक्टर है। तीसरा हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि वैल्यूएशन गैप्स जो है ना वो बहुत हो गए हैं, मतलब है कि एक बैंक है उसका पी 7 का, एक बैंक का पी 3 का है, तो हमने कहा वो वैल्यूएशन गैप भी कम होंगे। और चौथा यानी हम, उसमें से ढूँढ के निकालना है हाँ, आपको। उसमें से देखेंगे कौन सी चीज़ है जो रिलेटिवली सस्ती है ना, मतलब एक घर है 80 लाख का, उसके सामने वाला घर 45 लाख का है, तो वो फिर 45 लाख वाला 80 हो जाएगा या 80 वाला 60 हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो वो जाके बैठेगा। और चौथा ये है कि लोग जो है इतने डिप्रेस थे 2 साल पहले, सब डिविडेंड को देख रहे थे। तो हमने ये अपनी स्ट्रैटेजी में कहा कि लोग अर्निंग्स को और एसेट्स को भी देखेंगे। बहुत सारी कंपनी हैं जिनका एसेट की वर्थ ₹100 पर शेयर है और उसकी शेयर प्राइस है ₹25, तो वो भी हमने देखा है कि वो कैचअप हो रही है। तो ये हमारी थीम थी 2025 के लिए, और हमने इसी बुनियाद पर लोगों को इन सेक्टर्स की तरफ तवज्जो दिलाई थी। मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर है, अच्छी अर्निंग्स आ रही हैं, मगर एक बात जो मुझे थोड़ी-सी तशवीश में मुब्तला कर रही है, अच्छे आईपीओज़ नहीं आ रहे। क्योंकि नए आईपीओज़ का अच्छे आईपीओज़ का आना भी तो इस बात की अलामत होती है ना कि हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, नई कंपनीज़ हाँ, आ आप रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट का काम ही होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन हो, लोगों को पैसा मिले, इन्वेस्टर्स को नए सेक्टर की नई कंपनीज मिले। 2024 कुछ बेहतर रहा, 6 आईपीओ आए, मगर उसमें से 2 जैम के थे, और बाकी नॉर्मल बोर्ड के थे, बट वो छोटी, बहुत सारी छोटी साइज थी। अ, बड़े आईपीओ नहीं आ रहे, बहुत अच्छी ब्लू चिप कंपनी नहीं आ रही। उसका रीज़न वही है कि मुल्क के हालात सही नहीं रहे, जिसकी वजह से 2017 से 2022 तक मार्केट बुरी रही। पी मैंने कहा 2 का हो गया था। अब आप खुद सोचें, कोई कंपनी अपनी लिस्ट क्यों कराएगा 2 के पी, अब जाकर पी 6 का हुआ है, तो काफ़ी क्वेरीज हैं। अगला साल लगता है हमें बेहतर होगा। मगर अभी भी हम आईपीओज़ के हिसाब से बहुत पीछे रह गए हैं। उसमें कुछ हुकूमत को भी रोल प्ले करना चाहिए कि अपनी खुद की कंपनीज हैं, उसको लिस्ट कराएं, ताकि मार्केट में डेप्थ और ब्रेथ क्रिएट हो। और कुछ अगर मार्केट ने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया, तो फिर कंपनीज जो हैं वो आएंगी, क्योंकि वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। और जिस तरह से लिक्विडिटी आ रही है, जिस तरह से मैंने आपको कहा 500 अकाउंट खुल रहे हैं और 50 अरब की म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है, तो बड़े आईपीओज भी जो 5-10 अरब के थे, जो नहीं आ रहे थे, शायद उनको हिम्मत हो अगले साल कि वो आए। इसी वजह से जो मार्केट आईपीओज़ के ना होने की वजह से मार्केट की साइज़ बहुत छोटी रह गई है। जब हम 2017 में 300 बिलियन की जीडीपी थी, तो मार्केट की साइज़ थी 100 बिलियन, 33%। आज ट्रिपल होने के बाद हम $52 बिलियन पर हैं, और इकॉनमी की साइज़ है 400 बिलियन, तो 12-13% ही है। तो अगर हम रीजन में भी देख लें, तो हम बहुत छोटे हो गए हैं, स्टॉक कैपिटल मार्केट बहुत छोटी हो गई है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि यहाँ से बहुत ग्रोथ है, और ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि हमने अच्छी कंपनीज़ को लिस्ट नहीं करवा पाए, जिसका कुछ कसूर एडवाइज़र्स का भी है, मगर ज़्यादा कसूर आपकी ओवरऑल सियासी और मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस का भी है, जिसने मार्केट को इतना बुरा कर दिया या इतना लो वैल्यूएशन लेके कि वो नहीं आए। तो अभी तक पिछले 3-4 साल की परफॉर्मेंस आईपीओ की बहुत अच्छी नहीं रही, बट अगर ये जिस तरह मैंने कहा सियासी कंटिन्यूटी, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी चलती है, तो शायद हमें लगता है कि अगले 1-2 साल आईपीओ के लिए बेहतर हों। फिर भाई एक सवाल बहुत पूछा जाता है बार-बार, बल्कि एक तंज़ किया जाता है, जो स्टॉक मार्केट को नहीं समझते या वो ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट डबल से ट्रिपल हो गई, इससे आम इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा?
देखिए ये बड़ा डिबेटेबल पहलू है। वही 3-4 लाख लोग जो काम करते हैं उनकी जिंदगियों में तो तब्दीली आई देखिए होगी। वो 3-4 लाख है, हम मैं कहूँ अगर 4 लाख में आया तो फिर उसमें ये भी आएगा कि उसमें से 50,000 एक्टिव हैं तो 3.5 लाख में तो नहीं आया। अब देखिए इसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। ये बात तो सही है कि इन्वेस्टर बेस कम है, मगर अगर 3-4 लाख लोगों की आमदनी बढ़ी तो हर ख़ानदान में, अगर एक ख़ानदान में एक बंदे का अकाउंट है तो उसमें 7 फैमिली मेंबर्स को फ़ायदा हुआ। फिर कंपनीज़ की वैल्यूएशन बढ़ी तो 6 आईपीओज़ आए, तो उनकी फैक्ट्रियों को फ़ायदा हुआ, उन्होंने पैसे कहीं डिप्लॉय किए। फिर एक शेयर की कीमत ₹10 थी, वो ₹100 हो गई है, तो उस कंपनी को लोन पहले ₹10 के हिसाब से मिलता था, अभी ₹100 के हिसाब से मिलता था, तो उसने लोन ज़्यादा लिया, तो उसने प्रोडक्शन बढ़ाई, तो उसने एम्प्लॉयी हायर किए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशंस होती हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के केस में उसकी वास्ट इम्प्लीकेशन नहीं होती, क्योंकि इन्वेस्टर बेस छोटा है और क्योंकि स्टॉक मार्केट खुद छोटी है। मगर ये कहना कि उसका फ़ायदा किसी को नहीं होता, 2-4 लोगों को, तो ये भी गलत है। इम्प्लीकेशंस होती हैं, बट इतनी फार रीचिंग नहीं होती जितनी मे बी अमेरिका में होती हों या जितनी मे बी बरतानिया में होती हैं। अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो नए आने वाला है, ज़्यादा तजुर्बा नहीं है और वो चाहता है कि सेफ इन्वेस्टमेंट हो, तो आप पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, सिर्फ़ एक सीखने का अमल है, जो मैं भी सीखना चाह रहा हूँ। तो उसको कौन से सेक्टर से किस किस तरह के शेयर्स का इंतखाब करना चाहिए? अगर आप नाम भी लेना चाहें तो नाम ले दें, देखिए अव्वल तो ये क्योंकि कि डिस्क्लेमर हमने दे दिया। उसको अब अपने पूरी वेल्थ में स्टॉक मार्केट इनिशियली 10-20% रखनी चाहिए और मैक्सिमम 30-40% रखनी चाहिए। ठीक है? ये नहीं करना चाहिए कि उसकी वैल्यू, उसके पास कुल 10 लाख रुपए हैं और उसने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। उसको 10 लाख रुपए हैं तो लाख 2 लाख इन्वेस्ट करनी चाहिए। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि उसको नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट्स की, बैलेंस शीट की, रिसर्च अगर कर नहीं सकता तो रिसर्च पढ़ के उसको समझ होनी चाहिए। रिकमेंडेशंस क्या हैं, 2-3 अच्छे एनालिस्ट की रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए, उसके हिस्टोरिकल पे आउट्स, हिस्टोरिकल ट्रेंड देखने चाहिए। और जो पढ़े लिखे एनालिस्ट हैं उनसे मशवरा लेना चाहिए और 20% तक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अगर उसको नॉलेज कम है तो जिस तरह मैंने कहा उसके लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है कि वो म्यूचुअल फंड के थ्रू चले जाएं या कोई इंडेक्स ट्रैकर ले लें या कोई ईटीएफ ले लें, जो पाकिस्तान में नहीं है बट अब डेवलप मार्केट हो रही है। चल भाई, ओवरऑल अगर इकोनॉमी की हम बात करें तो अकाउंट हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है, इन्फ्लेशन भी नीचे है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है काफ़ी, ये नंबर्स तो अच्छे हैं, मगर हमारे फंडामेंटल्स तो कोई इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हुए। इम्पोर्ट्स हमारी कम हुई मगर एक्सपोर्ट तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। ठीक है, और पावर टैरिफ देख लें आप, वो भी बहुत ज़्यादा है, अभी गैस की कीमतें और मज़ीद बढ़ने का हम सुन रहे हैं। तो ये बेहतरी कहाँ आ रही है जो कि हमारी स्टॉक मार्केट को लग रहा है कि चीज़ें बहुत बेहतर होने जा रही हैं? देखिए ये सवाल मुझसे दिन में 10 दफ़ा पूछा जाता है, मैं उसको 10 दफ़ा आपको बिल्कुल सिंपल आंसर देता हूँ। ये रिलेटिव टर्म है। अगर आप कहते हैं बेहतरी है, आंसर इज़ यस फ्रॉम लास्ट ईयर। अगर आप कहें कि बदतरी है फ्रॉम 2016-17 तो उससे हम बुरे हो गए हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट पिछले 1 साल में बढ़ी है, पिछले 10 साल में बढ़ी है तो कोई ख़ास नहीं बढ़ी है। जिस तरह मैंने कहा ना कि हम 1/3 ऑफ जीडीपी थे, अब 12% ऑफ जीडीपी आ गए। तो हम रिलेटिव टर्म्स में बेहतर हुए हैं, ठीक है। मगर ओवरऑल जो मुल्क का साइज़ है और जो हमारे रीजनल प्लेयर्स हैं उससे हम पीछे रह गए हैं यार। 2016-17 में पाकिस्तान इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा जो था वो बराबर था, 1600-1700। अब हम 1600-1700 पे हैं अभी भी, वो 2400 पे हो गया है। तो इकोनॉमिक कंडीशन में तो हम पीछे रह गए हैं। अलबत्ता पॉजिटिव साइड ये है कि आज से साल डेढ़ साल पहले मैं भी ये नहीं सोच सकता था कि हमारी हालात इतने जल्दी चेंज हो जाएंगे। हम डिफ़ॉल्ट के करीब थे और मार्केट ने भी यही रिएक्ट किया। 40,000 से 1,15,000 इसी तरह हुई है कि मार्केट की तवक्कुआत से चीज़ें ज़्यादा बेहतर हुई हैं। आइडियल नहीं हुई, वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए, मगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर हुई हैं। पिछले साल 2 साल से ज़्यादा बेहतर हुई हैं। और 20 साल के बाद मैं आपको बताऊं, करंट अकाउंट सरप्लस और प्राइमरी सरप्लस हुआ है पाकिस्तान में। 2003 में हुआ था, 4 में हुआ था, इसके बाद अभी हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी चले तो फिर हमने जो पिछले 4-5-6 साल में
जो हम पीछे रह गए थे वो हम कुछ कैचअप कर सकें। ये तो नहीं होगा कि हम इंडिया के करीब पहुंच जाएं जीडीपी पर कैपिटा में, मगर मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगर कंसिस्टेंसी रही तो आज हम 1600 की जो जीडीपी है पर कैपिटा वो 1800 साढ़े 1800 हो जाएगी। जो आज 380 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान की जीडीपी है देश की, वो 450 500 बिलियन 2027 में हो जाएगी, अगर कंटिन्यूटी सियासी और माशी रहे। सुनील भाई, एक और बहस रहती है कि ये जो हमारी डॉलर की कीमत है, इसको भी जो है वो मतलब एक जगह स्ट्रक करके रखा गया है। कोई कहता है कि रियल डॉलर की वैल्यू जो है वो 240 होनी चाहिए, कोई कहता है कि नहीं इतनी भी नहीं है, 310 होनी चाहिए। तो आपके ख्याल में ये जो हमारी डॉलर की इस वक्त वैल्यू है, रुपए की वैल्यू है डॉलर के सामने, ये सही है बिल्कुल? देखें, इसके दो तीन पैमाने हैं। एक है रियर, रियर तकरीबन 95 से 105 के बीच में होना चाहिए। 100 इज़ आइडियल, 100 बैलेंस होता है। आजकल 102 103 है, तो उसके हिसाब से तो ना करेंसी बहुत अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है। नहीं, अभी तो डॉलर 270 का है ना। नहीं, मैं रेयर की बात करता हूँ, जो उसका वैल्यूएशन जिस तरह प्राइस अर्निंग मल्टीपल होता है शेयर का, इसका रेयर होता है। तो रेयर इंडेक्स जो है 102 के करीब है, तो मैंने कहा वो 102 का मतलब है कि फेयरली वैल्यूड है। जब 2017 में या 16 में उसको 105 106 पे रोका गया था तो 135 हो गया था। हसीना वाजिद ने अब बांग्लादेश का टका 84 पे रोका गया तो 140 हो गया था, तो फिर वो गिर जाता है। बट आई थिंक इसका दूसरी साइड ये है कि आपकी रिज़र्व पोजीशन क्या है। ठीक है, तो पाकिस्तान की रिज़र्व पोजीशन तो बड़ी कमज़ोर है आज। बड़ी मुश्किल से 12 बिलियन डॉलर की रिज़र्व है, जो 3 महीने से भी कम है। ये लोकल बैंक्स के डॉलर्स भी शामिल हैं? नहीं, ये वो नहीं है, ये दो चीज़ें शामिल नहीं है 12 बिलियन में। जो आपकी इत्तला के लिए 6-7 बिलियन डॉलर का गोल्ड रिज़र्व है पाकिस्तान का, वो हुकूमत का है, जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। वो लिक्विड नहीं है इसलिए शामिल नहीं है। और जो 4-5 बिलियन के पब्लिक के पैसे हैं वो शामिल नहीं है। तो वो आपकी पोजीशन बड़ी कमज़ोर है। तो स्टेट बैंक डॉलर ख़रीद रहा है मार्केट से 500-700 मिलियन डॉलर, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है। डॉलर आ रहे हैं, जो लोग कैपिटल फ्लाइट थी वो रिवर्स हो रही है, लोग ला रहे हैं, रेमिटेंस ला रहे हैं, तो वो अपना रिज़र्व बिल्डअप कर रहा है। अगर उसको वो ना करे तो शायद करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाए, रुपया शायद स्ट्रॉन्ग हो जाए अगर वो रिज़र्व को बिल्डअप ना करे। मेरे ख्याल में वो सही कर रहा है कि उसको रिज़र्व को बिल्डअप कर रहा है। तो 240 भी मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे रिज़र्व बिल्डअप नहीं होगा, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और आप वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां पे आपको क्राइसिस आ जाता है करंट अकाउंट का। ये 320-25 भी नहीं होगा, क्योंकि आज एक्सेस सप्लाई है डॉलर की और स्टेट बैंक ख़रीद रहा है, और रेयर आपका 102 के करीब। तो मुझे लगता है अगले साल 1.5 साल तक शायद ये यहीं रहे, मगर ग्रेजुअल डिवैल्यूएशन इन लाइन विद जो ट्रेडिंग पार्टनर्स की जो करेंसी है और आपका और इंटरनेशनल आपके पार्टनर्स का इन्फ्लेशन का जो डिफरेंस है, उस हिसाब से ग्रेजुअल डिवैल्यूएशन होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में अलमिया यही रहा है कि हर हुकूमत उसको स्टेबल रखती है ताकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आए, फिर एक साथ वो फट जाता है, और 5 साल में अगर वो 6% हो डीवैल और 30% हो जाए तो बेहतर है, मगर होता ही है कि वो 5 साल के बाद एक साथ 30% होता है, तो वो बड़ा पेनफुल होता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो डॉलर मुझे फेयरली वैल्यूड रखता है। मॉनेटरी पॉलिसी को कैसा देख रहे हैं आप? आपको हमारा लगता है कि ख्याल मतलब यहाँ ब्रेक लगेगी नहीं, या हमारा मज़ीद ख्याल है कि रफ्तार कम हो जाएगी गिरने की। 22 से 13 हो गया है, हमें लगता है अगले 12 महीने में ये 11 तक जा सकता है। बट अगेन इस बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस हैं, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस क्या रहेंगी, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम रहेगा नहीं रहेगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एक बेस केस में हमारा ख्याल है कि हम 11% पे उसको बॉटम आउट होते देख रहे हैं पॉलिसी रेट का। सर भाई, एक बड़ी बहस रहती है कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, जो इदारे हमें हर साल अरबों का नुकसान करते हैं, इनको बेचना चाहिए ताकि लॉसेस कम हो। तो आपके ख्याल में ये एक आइडियल वो सिचुएशन हो सकती है कि हम जैसे पीआईए, स्टील मिल, इनसे जान छुड़ाएं? लेकिन मेरा तो व्यू है कि ये बिल्कुल होनी चाहिए और बहुत एग्रेसिवली होनी चाहिए, रिगार्डलेस तो ऑफ। करते क्यों नहीं है? अब पीआईए देखिए, कब से करने की इसमें कोशिश कर दो रही है? चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहले कुछ हुकूमतें हैं ही नहीं प्राइवेटाइजेशन के फेवर में, और कुछ हुकूमतें हैं। हमें अब ये हुकूमत है, जो भी सेटअप है हाइब्रिड है, जैसा भी है, कोalition गवर्नमेंट है, बज़ाहिर लग रहा है कि ये इस फेवर में है कि हो जाए। पीआईए नहीं हो सका, ठीक है, पहली अटैम्प्ट था। एयर इंडिया के भी काफ़ी अटैम्प्ट हुए, मगर अभी जो हम बातें सुन रहे हैं कि जो लाइबिलिटीज़ उन्होंने रखी थी जिससे इन्वेस्टर्स नहीं आए, फिर यूरोपियन रूट खुल गए हैं, फिर 2-3 और इश्यूज़ हैं, उसको रिजॉल्व कर लिया। मेरे ख्याल में 2025 की सबसे बड़ी खबर
कॉर्पोरेट साइड पे और इकोनॉमिक साइड पे ये होगी कि पीआईए प्राइवेटाइज हो जाए। एक प्राइवेटाइजेशन से कॉन्फिडेंस पूरा चेंज हो जाएगा। और हमने देखा है 90s में और 2000 की दिहाई में ये बैंक्स को जब प्राइवेटाइज़ किया तो हुकूमत 10-20 अरब रुपए बैंक को हर साल देती थी। अब वहाँ से 800 अरब रुपए टैक्स भी कमा रही है और कुछ में उसके शेयर्स भी मौजूद हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में नो ब्रेनर है। तो पीआईए को फ़ौरन होना चाहिए प्राइवेटाइज। और आई एम होपफुल कि जिस हिसाब से ये हुकूमती वज़ीर वगैरह जो बयान दे रहे हैं और उन्होंने सबक लिया है पहली फेल अटैम्प्ट से, मुझे लगता है ये 12 महीने में हो जाना चाहिए। इतनी सारी हमने डिस्कशन की, हमारे काफ़ी नंबर्स अच्छे हो रहे हैं, हमारी क्रेडिट रेटिंग इस वक्त कहाँ खड़ी है, ये इम्प्रूव क्यों? देखिए पाकिस्तान की अगर पिछले 10-12 साल का तजिया करें तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पाकिस्तान बी कैटेगरी में होता था S&P मूडीज़ में। 2022 में सी में हम आ गए हैं। ऑल्दो पिछले साल अपग्रेड भी किया IMF के आने के बाद, बट अभी भी हम C+ ही हैं। तो क्रेडिट रेटिंग जो है पाकिस्तान की डेट रीपेमेंट एबिलिटी देखती हैं। तो डेट रेशोज़ पाकिस्तान के बेहतर हुए हैं, पाकिस्तान की रिज़र्व पोजीशन बेहतर हुई है। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान ने अपने रिज़र्व को $15 बिलियन से ज़्यादा कर लिए और पाकिस्तान का मार्च का रिव्यू IMF का खैरियत से पास हो गया, तो कभी चांस है कि पाकिस्तान को बी कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो ये भी एक प्राइवेटाइजेशन पीआईए की, और ये बहुत बड़े ट्रिगर्स होंगे इकोनॉमी के लिए, सेंटिमेंट्स को बेहतर करने के लिए ओवरऑल इकोनॉमी में। क्योंकि फिर बाहर के जो इन्वेस्टमेंट है, बाहर का जो पैसे हैं जो अभी नहीं मिल रहे पाकिस्तान को, वो मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सी कैटेगरी पे लोग पैसे देते हुए डरते हैं, बी कैटेगरी पे रेटिंग हो जाए तो पैसा मिलना रिलेटिवली आसान हो जाता है। और आपको उम्मीद है कि ये इस साल हो जाएगा 2025? अगर ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी रहती है तो मुझे लगता है पीआईए और भी हो जाएगा, और रेटिंग भी जो पाकिस्तान की है ना वो सी से भी हो जाएगी। लास्ट में ये बताइए कि आपको कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि यार ये यहाँ पर जो है ना वो कुछ डैमेज कर सकती हैं, या अगर ये हो गया तो ये हो सकता है? 2 आपको क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा डर है स्टॉक मार्केट को लेकर? देखिए सबसे बड़ा डर तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है ना, जो पाकिस्तान में होती रहती है कि अचानक पता चला कि कोई मसला हो गया, वज़ीर आज़म को हटा दिया गया, या फाइनेंस मिनिस्टर हट गया, या IMF नाराज़ हो गया। तो ये जो स्टॉक मार्केट का जो रिस्क है, एक बड़ा रिस्क है, वो मैक्रो रिस्क है, मतलब बहुत बड़ा मैक्रो रिस्क है। देखिए माइक्रो रिस्क भी हैं, बट SEC स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है पिछले 8-10 सालों में। वरना तो आप देखते थे ना कि ब्रोकर्स डिफ़ॉल्ट हो जाते थे और मार्केट को बंद करना पड़ता था। वो भी रिस्क है, मगर वो रिस्क मुझे कम लग रहा है। और तो आजकल जो है बदला रेट 20-22% हो गए हैं और कोई 55-60 अरब का लेवरेज हो गया है। ये एक छोटा सा रिस्क है, मगर वो ऑटो करेक्ट हो जाता है, फिर मार्केट करेक्ट होती है, लेवरेज वाला अपना कम कर देता है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो रिस्क है वो सियासी और मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का रिस्क है, जो मार्केट को क्रैश कर सकता है। चलें, अल्लाह करे कि ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है ये भी जो है वो बेहतर हो और हम मज़ीद इस्तेहकाम की तरफ बढ़ें। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात। ओके, थैंक यू।